With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. Hello everyone, I am Priyanka Goyal and I have secured All India rank 369 in UPSC CSE 2022. So here with the help of DKT platform, I would like to talk about my public administration strategy since as per the highest known marks, so I believe I have scored the highest, which is 292 this year in public administration. So firstly, I would like to talk a little about this optional subject itself. So these days we have a perception that this is a very difficult optional, or this optional is not performing good in exam, और जनरली हमें जो यूपीएससी के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी साल कुछ ऑप्शनल को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, किसी साल नहीं मिलते हैं. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जनरली हमें पिछले कुछ सालों से ऐसा सुनने को मिल रहा है दैट दिस ऑप्शनल इज नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड और अप टू द मार्क, और इसमें से सिलेक्शन भी बहुत कम हो रहे हैं, द परसेंटेज हैज़ रिड्यूस्ड. सो मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इस ऑप्शनल की बात नहीं है. आई फील कि जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, सो ये सब चीज़ें मोस्टली ऑप्शनल्स के ऊपर अप्लाई होती हैं. ऐसा नहीं है कि किसी साल कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शनल बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कोई ऑप्शनल है जो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. सो अगर हम इन सारी चीज़ों के बेसिस पे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं, आई फील कि वो एक पहला ही हमारा गलत स्टेप होता है उस तरीके से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना. सो जब मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ किया था, मैंने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था कि ये सब्जेक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है और दूसरा कोई और सब्जेक्ट है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. मेरा जो फोकस था दैट वाज ऑन कि मुझे इस ऑप्शनल से क्या सीखने को मिलेगा और ये कैसे मुझे और जो दूसरे पेपर्स हैं, हमारे जीएस के पेपर्स हैं, उसमें ये ऑप्शन मुझे कैसे हेल्प कर सकता है और मेरा पर्टिकुलर कितना इंटरेस्ट है इस चीज़ को समझने में, इस जो इसके टॉपिक्स हैं या जो पर्टिकुलर ये ऑप्शनल है इसको समझने में मेरा कितना इंटरेस्ट है. ये मेरा एक रीज़न था अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने का, और इसीलिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ किया बिकॉज मेरा एक बेसिक सा रीज़न था कि आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कल को कोई भी सर्विस अलॉट होगी, कुछ भी होगी, बट अल्टीमेटली वी हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सो उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है. आई हैव डन बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम केशव महाविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो कॉमर्स के अंदर जनरली एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के बारे में हमें उतना सीखने को नहीं मिलता है. दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. सो इसलिए मैंने इस ऑप्शनल को चूज़ किया. सो अगर आपको लगता है कि आपको भी ऐसा ही कुछ इंटरेस्ट है कि आपको जानना है कि हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस, हाउ ब्यूरोक्रेसी वर्क्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, सो दिस ऑप्शनल आई फील इज़ द परफेक्ट ऑप्शनल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद फर्दर let me talk about the strategy of public administration. So I have provided a 10-pointer strategy on my personal channels as well. So uski transcript I would ask the DKT to mention in the link of the video. But अगर अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात करें, so see, the first thing which you need to do over any optional is reading the syllabus. So reading the topics which are mentioned in the syllabus of UPSC. So किसी हर एक ऑप्शनल का ना बहुत डिटेल्ड सिलेबस मेंशन्ड है, उसके चैप्टर्स, उसके थिंकर्स, उसके जो फर्दर हमें टॉपिक्स इसके बारे में रीड करने हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर मेंशन्ड इन द सिलेबस. तो आप पहले उन टॉपिक्स को रीड करो, एंड दिस इज द वेरी लाइक प्राइमा फेसी, आर यू
getting that, are you developing that interest in those topics? जब आप उन टॉपिक्स को ही रीड कर रहे हो तो क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ ये टॉपिक्स कुछ मज़ेदार होंगे समझने में, पढ़ने में? दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू शुड फील अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. वहाँ से आप एक्चुअल में वो कनेक्ट डेवलप करना स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ. सेकेंड थिंग इज़ कि प्लीज़ गो थ्रू दी प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो अगर आपने सिलेबस देखा, आप उसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल के बैठो. ऑनलाइन आप खोल लो, सब जगह अवेलेबल है. रीड दी क्वेश्चंस, जस्ट गो थ्रू दी क्वेश्चंस. उसके ऊपर आपको कोई उसके आंसर्स नहीं देखने, आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं. और एक जनरल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है एज अ स्टूडेंट या कोई भी एक नॉर्मल जो एस्पिरेंट है, उसको एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसको क्वेश्चन पढ़ के कितना वो समझ में आ रहा है, कि उसके बारे में कुछ भी बेसिक सा कुछ भी समझ में अगर उसको आ रहा है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है क्वेश्चंस को. सो दीज टू थिंग्स आर दी बेसिक थिंग्स जो आपको करने की ज़रूरत है. उसके बाद हमारा जो थर्ड चीज़ आती है स्ट्रैटेजी के अंदर, दैट इज़ दी गोइंग ओवर दी लाइक डिसाइडिंग दी बुक लिस्ट. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑप्शनल है जो कि हम बोलते हैं कि बहुत वास्ट है और इसके अंदर बहुत सारी हमें बुक्स रीड करनी पड़ती है. वो मटेरियल भी उतना सफिशिएंट नहीं होता है, तब भी सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं. बट ऐसा नहीं है. अगर आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बुक लिस्ट को थोड़ा सा लिमिटेड रखो, अपने सोर्सेज को थोड़ा सा लिमिटेड रखो पॉबैट के लिए भी. तो मुझे लगता है कि आप बेटर अपने आंसर्स पे एक होल्ड बना सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आ सकती है उस कंटेंट की. सो मेरा जो था, मैंने ल्यूकमान IAS के नोट्स आते हैं पेपर 1 और 2 के, मैंने उनको फॉलो किया था, प्रोवाइडेड बाय अंसारी सर. एंड उसके अलावा जो कुछ बेसिक बुक्स हैं, जैसे कि हमारे थिंकर्स के लिए प्रसाद एंड प्रसाद करके एक बुक आती है, सो आप उसको रीड कर सकते हैं. उसके अलावा मोहित भट्टाचार्य की एक बुक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक. एंड ये आपको इतना ज़्यादा दिस मे नॉट हेल्प यू इन understanding the basics of the thing because this book has a bit higher level. So when you are done with reading all the basic content, all the topics from any coaching material or from any other book, उसके बाद I would say कि आप इस book को read करो, because this will moreover act like a value addition to your answers. And even you can quote this book in your answers, जैसे कि especially in paper 2. So I scored 148 in paper 2 and मैंने वहाँ पर मुझे ध्यान है कि मैंने कुछ आंसर्स में स्पेसिफिकली इस बुक का रेफरेंस भी दिया है कि लाइक अकॉर्डिंग टू मोहित भट्टाचार्य. सो इस तरीके से मैंने अपने आंसर्स में रेफरेंस दिया है वहाँ पर. सो मुझे लगता है कि ये बुक ज़्यादा उस चीज़ में हेल्प करती है आपके वैल्यू एडिशन में, विच विल हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड. सो आप इसको थोड़ा बाद में रखना, जब आपने अपने बेसिक उसकी रीडिंग कर ली है काफ़ी चीज़ों की, तब आप इस बुक को रेफर करना. एंड प्लीज़ रीड इट लाइक मोर देन 5 times एटलीस्ट, तभी आपको थोड़ा समझ आएगा और आप इस बुक को अपने आंसर्स में यूज़ कर पाओगे. बट इंडीड इट इज़ अ वेरी गुड बुक. सो आई वुड से कि आप उसको ज़रूर रीड करें. उसके अलावा पेपर 2 के लिए एक अरेबम की बुक आती है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं. मैंने उसको 2-3 बार ही रीड किया था पेपर 2 की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ केस स्टडीज़ ऐसी हैं कुछ टॉपिक्स की जो थोड़ी सी हेल्पफुल होती है. सो मैं ये बुक लिस्ट यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट में भी मेंशन करवा दूंगी ऑल्दो, बट दीज वर दी फ्यू बुक्स. उसके अलावा ये बुक्स तो कम है, मैंने जनरली एक्चुअल में ल्यूकमान IAS का ही मटेरियल थोड़ा रेफर किया था पेपर 1 और 2 के लिए. सो दैट मेड दी माई रीडिंग पार्ट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. सो आप प्लीज़ उस पूरे मटेरियल को रेफर करना. मतलब मेरा ये पर्सनल सजेशन नहीं है कि आप उसी मटेरियल को रेफर करना, बहुत सारे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल अवेलेबल है. सो प्लीज़ गो थ्रू देम, और जो आपको सबसे कन्वीनियंट लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको लगता है कि आप इजीली समझ पा रहे हो, और जिस तरीके से वो मटेरियल सिंक्रोनाइज या उसके टॉपिक्स, उसका कंटेंट वो आपको लगे कि आपको बेटर समझ में आ रहा है किसी भी उसका, तो आप वो रेफर कर सकते हैं उसके ऊपर. दैट इज़ अप टू यू कम्प्लीटली. सो दिस वॉज अबाउट द बुक लिस्ट. So now next comes to the answer writing practice in public administration. So when you are thorough with the reading part, when you are thorough with the previous year questions, आपको पता है कि आपने सब पढ़ लिया है, उसमें से किस तरीके के questions आए हैं. So now you can basically start with your answer writing thing.
अब आंसर राइटिंग ऑप्शनल की हम लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी टेक्निकल होती है, हमें थोड़ा सा उसके अंदर अपने थिंकर्स को मेंशन करना होता है, हमें पेपर 1 और पेपर 2 को लिंक करना होता है। ये सब चीज़ें सुनने में पहले बहुत स्कैरी लगती हैं कि ये सब पता नहीं हम लोग कैसे करेंगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है 2-3 रीडिंग्स के बाद भी। सो आप इस चीज़ से इतना घबराइए मत, आप उसने अपने आंसर्स को ना लिखना स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट रेफरिंग दी टॉपर्स कॉपीज। आई वुड से इवन बिफोर द मॉडल आंसर्स जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉडल टेस्ट में प्रोवाइडेड होते हैं, उनसे भी पहले आप एक आंसर कॉपीज को कुछ जो भी पिछले 3-4-5 साल के जो भी पॉबैट में जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, नॉट जस्ट द पॉबैट टॉपर्स बट और भी कुछ होते हैं, अगर मतलब सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, आप प्लीज़ काफ़ी सारे बच्चों की टॉपर्स कॉपीज को रेफर कीजिए एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने किस लाइन्स पे आंसर किया है। सो सी किसी भी आंसर में ना, स्पेशली एक ऑप्शनल के आंसर में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस 2 थिंग्स इन आंसर। सो दैट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड द कंटेंट। बहुत बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन की डिमांड समझ जाते हैं कि हमें उसमें क्या लिखना है, लेकिन हम उसको, हमारे पास उतना अच्छा कंटेंट नहीं होता है उस डिमांड को एड्रेस करने के लिए। सो दैट मेक्स आवर आंसर इनकम्प्लीट। और दूसरी तरफ होता है कि हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट है लेकिन हमने क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझी है, तो उस केस में भी जनरली एंड अप की जो भी क्वेश्चन में ना ब्रॉड वर्ड्स हमें समझ में आए हैं। सपोज अगर पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन है, तो पंचायती राज के बारे में जितना भी आपके पास कंटेंट है ना, आप वो सारा अच्छा उसके अंदर लिख दोगे, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन की जो डिमांड थी उस पंचायती राज क्वेश्चन के बारे में, आपने उसको एड्रेस किया भी है या नहीं। सो दैट अगेन मेक्स योर आंसर इनकम्प्लीट। सो दैट इज द बेसिक रीजन आई बिलीव फॉर स्कोरिंग लेस मार्क्स इन एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों को मीट करना इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपकी जो चीज़, आप अगर इसमें थोड़ी सी भी आप परफेक्शन या नियर परफेक्शन अटेन कर पाओगे, वो होगी सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आप आंसर राइटिंग करो एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपके आंसर्स जो है ना वो इवैल्यूएट हो। तो आंसर राइटिंग को एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं लेना है, जो कि जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं। हम लोग पूछते हैं कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें, फिर कोई हमें बता देता है कि आप 3-4 महीने में स्टार्ट कर लो पढ़ने के बाद। हम ऐसा कर भी लेते हैं, हम डेली बेसिस पे 2-3 आंसर लिखते हैं और फिर लिखकर बस उनको छोड़ देते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमने 2-3 क्वेश्चन आज लिख लिए और हमारा आंसर राइटिंग वाला काम कंप्लीट हो गया। बट दिस इज नॉट अ काम, दिस इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके आंसर्स इवैल्यूएट हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट करे, कोई सीनियर करे, कोई मेंटर करे, टीचर करे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन उसको इवैल्यूएट कर रहा है, बट प्लीज मेक श्योर कि वो इवैल्यूएट हो। और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल आंसर्स, विद द हेल्प ऑफ बुक्स, कि आपने जो लिख लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा अपनी बुक्स में से और बेटर कंटेंट उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, आप उसमें वैल्यू एडिशन और क्या कर सकते थे, कैसे उसको और अच्छा बना सकते थे। जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आप तसल्ली से बैठ के सोचो कि इससे बेटर और इंट्रोडक्शन आप क्या लिख सकते थे, इससे बेटर कंक्लूजन आप और क्या लिख सकते थे। तो ये थोड़ा सा एक सेल्फ इवैल्यूएशन की चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। तो और ये अगर फिर भी आपको लगता है कि उतना हेल्प नहीं कर रहा है, उतना आप अपने आंसर्स को बेटर नहीं बना पा रहे हो, तब आप डेफिनेटली किसी टीचर को, किसी मेंटोर को अप्रोच कर सकते हो। आजकल तो बहुत इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं इस टाइप के आंसर्स इवैल्यूएशन के लिए, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो। बट मेरा जो अल्टीमेट एक फोकस है कहने का, वो यही है दैट प्लीज फोकस ऑन आंसर राइटिंग पार्ट, यू कांट इग्नोर दैट। उसके बाद हम बात करते हैं नोट मेकिंग के बारे में। सो व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट पबैड, तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट का हमें दिख रहा होता है कि ऑलरेडी हमारे सामने 4-5-6 किताबें हैं जो अलग से हमें पढ़नी है, जिसके ऊपर हमें मास्टरी करनी है, क्योंकि ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सो उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि हम उन बुक्स को पढ़ते हैं और फिर हम उसमें से नोट मेकिंग करते हैं। अब नोट मेकिंग के अंदर क्या होता है कि हम अपनी ही कुछ 1-2-3 मोटी किताबें तैयार कर लेते हैं, और वो उतनी कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं होती हैं, क्योंकि हमें इतना नोट मेकिंग का आइडिया नहीं होता है। किसी भी एस्पिरेंट को मुझे लगता है स्टार्टिंग में उतना नोट मेकिंग का आइडिया नहीं होता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे आंसर्स में एक्चुअली वर्क करेगी, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक्चुअली वर्क करेगी, हमें क्या रिवाइज करना है। सो नोट मेकिंग मैं बोलूँगी कि आप 3 से 4 रीडिंग लो पहले पूरे सिलेबस की, पूरे ऑप्शनल आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप पबैड में पूरी उसकी रीडिंग लो सारी बुक्स की, और उसके बाद कम से कम 4 रीडिंग के बाद आप नोट मेकिंग स्टार्ट करो।
और नोट मेकिंग जैसे मैंने की थी तो मैंने उसको मतलब 3 स्टेजेस में मैंने अपनी नोट मेकिंग की थी। अब 3 स्टेजेस से व्हाट आई मीन इज आप इसको थोड़ा कट शॉर्ट करके कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने तो फर्स्ट रीडिंग में मेरे भी लाइक आफ्टर 3-4 रीडिंग्स जो मैंने नोट्स बनाए तो वो ऑलरेडी थोड़े से बल्की नोट्स बन गए थे, बिकॉज वो एक नेचुरल सी चीज़ थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी मुझे काम आ सकता है कहीं लिखने के लिए, ये भी काम आ सकता है। तो मैंने छोटे छोटे सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी अपने नोट्स में और वो अल्टीमेटली बहुत बल्की नोट्स बन गए। उसके बाद जब मैंने फिर उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट किया, फिर उन नोट्स को पढ़ते पढ़ते 2-3 बार में मुझे समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैंने रिपीट कर दी इनफैक्ट अपने नोट्स के अंदर। तो फिर मैंने एक सेकेंड सेशन लिया नोट मेकिंग का, जिसके अंदर से मैंने उन्हें कट शॉर्ट की सारी चीज़ें। तो तब वो थोड़े से एक गुड क्वालिटी के नोट्स आई वुड से वो तैयार हुए बन के, बट स्टिल वो उतने बल्कि थे। सो देवर ऑफ अराउंड 300 पेजेस। पहले वाले तो मोर देन 500 पेजेस थे, उसको कट शॉर्ट करके मैंने 250 to 300 पेजेस के नोट्स बनाए। बट वो 300 के गुड क्वालिटी नोट्स तो बन गए अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल सब्जेक्ट, लेकिन मुझे ये था कि इन इतने सारे पेजेस को मैं फाइनल अपने टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाऊंगी, स्पेशली जब वो जो 1 हफ्ते का जो टाइम होता है, जब हमें जो जीएस के पेपर के बाद हमारे ऑप्शनल के लिए मिलता है तो 5 डेज होते हैं उसके अंदर। उन 5 डेज में वो 300 पेजेस रिवाइज करना था, इजी था, पॉसिबल था, कर सकते थे। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको, मुझे लगता है कि एग्जाम से पहले तक भी आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी होती है। उन 300 पेजेस को मैं 2 या 3 बार पढ़ पाती, ऐसा नहीं होता कि मैं उनको डेली बेसिस पे रीड कर लेती। तो मैंने फिर से अपना 3rd राउंड लिया था नोट मेकिंग का, जो कि मेरे मेंस के टाइम से पहले ही था। प्रीलिम्स और मेंस वाला जो टाइम होता है उस टाइम पर मैंने 3rd राउंड लिया था, क्योंकि तब तक मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी उस सब्जेक्ट की। तो मैंने सिर्फ 50 पेजेस के नोट्स तैयार किए थे उन 300 पेजेस को कट शॉर्ट करके। वो 50 पेजेस बिल्कुल पॉइंटर्स में थे, उसके अंदर एग्जाम्पल भी जो मुझे कोट करना है सपोज आंसर में, तो सिर्फ उस एग्जाम्पल का रेफरेंस मैंने लिखा था कि अच्छा ये एग्जाम्पल मुझे लिखना है, या केस स्टडी सपोज कोई है तो मैंने सिर्फ उस केस स्टडी का रेफरेंस लिखा था उसके नाम से, और वो मुझे याद आ गई थी। मतलब मैं अगर मैं उस रेफरेंस को देख रही हूँ जो कि 1 या 2 वर्ड का रेफरेंस है, उसको देखते ही पूरी की पूरी केस स्टडी मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक कर गई कि हाँ अच्छा ये वाली केस स्टडी है और मैं इसको इस तरीके के आंसर में लिख सकती हूँ। इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपने ऑप्शनल के बारे में, अगर आपको बहुत अच्छा उसके अंदर स्कोर करना है। तो पबैड में अगर आपने इस तरीके का, मुझे लगता है आप करते हैं, इस तरीके की नोट मेकिंग करते हैं, या फिर इतना एक स्ट्रेंथ अपने, इतना एक होल्ड बना लेते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली आप उसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो होती है वैल्यू एडिशन की। तो वैल्यू एडिशन आप अपने नोट्स में ही करो, और वो जैसे अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, तो अगर आप अपने पबैड के टॉपिक से पूरी तरीके से फेमिलियर हो ना, उसके सिलेबस से, उसके टॉपिक से आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आप न्यूज़पेपर में से भी ना इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या उसके अंदर वैल्यू एडिशन करना है आपको। तो आप उसमें से, मैं जनरली न्यूज़पेपर में से, या फिर जो भी मैं करंट अफेयर मैगजीन से, या मैं कुछ भी रीड कर रही हूँ, वहाँ से मुझे स्पेसिफिकली देखते ही पता लग जाता था कि ये चीज़ मेरे पबैड में बहुत काम आएगी, तो मैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी उसी टॉपिक के साथ। क्योंकि मैं लूज शीट्स पे नोट्स बनाती थी, तो इसलिए वो टॉपिक वाइज बीच बीच में एडिशन करना मेरे लिए काफ़ी ईजी होता था। तो आप भी प्रेफर कर सकते हैं लूज शीट्स पे नोट्स बनाना, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू किसी रजिस्टर में नोट्स बनाने से। तो उसके अलावा वैल्यू एडिशन करना बहुत ईजी होता है टॉपर्स कॉपीज में से। दिस इज काइंड ऑफ अ हैक विच आई एम गिविंग टू यू, बिकॉज जो टॉपर्स हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो उन्होंने ऑलरेडी ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है अपने साथ। उन्होंने बहुत सारी जगहों से वैल्यू एडिशन किया है अपने आंसर्स में। उनको जो मॉडल आंसर्स हम लिख के सबमिट करते थे जहाँ अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, वहाँ पर हमने उन आंसर्स में, तो हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं उस तरह की चीज़ें को लिखना, ताकि हमें टीचर से पता लगे कि वो कितना हेल्पफुल है या वो कितना एक अच्छा पॉइंट है या नहीं है। तो आप वहाँ से ना एज इट इज़ उठा सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ अच्छी केस स्टडीज़। मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी बहुत सारी टॉपर्स कॉपीज़ के अंदर से ही एग्जाम्पल्स उठाए थे, स्पेशली पबैड के अंदर, और फिर मैंने उनको आंसर्स में लिखा था, मैंने उनको अपने नोट्स तक में ऐड कर लिया था। तो आप सेम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप मेरी कॉपीज देख लो, नहीं तो आप किसी भी टॉपर की पबैड की कॉपी उठा के देख लेना, तो आप वहाँ से उस चीज़ को अपने नोट्स में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और उसके अलावा जो हम जैसे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे, तो उसके जो मॉडल आंसर्स होते हैं
उसमें भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, कुछ किसी किसी का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होता है, बहुत ही आई कैचिंग इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन होता है। मैं तो एज इट इज उनको भी कभी कभी नोट डाउन कर लेती थी, जैसे कुछ टॉपिक के लिए मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, तो नेक्स्ट टाइम अगर उस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं उसको इंट्रोड्यूस बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। तो आप उस तरीके की चीजें भी कर सकते हो। इसको हम एक एक्सरसाइज बोलते हैं, रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स को प्रिपेयर करना टॉपिक वाइज। तो आप उस तरीके की एक्सरसाइज अपने लिए कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये चीज किसी की एज इट इज मत उठाओ, अगर कोई आपको प्रोवाइड भी कर रहा है एज इट इज PDF, क्योंकि उसने तो वो एक्सरसाइज अपने लिए बहुत मेहनत करने के बाद की है और वो चीज उसके माइंड में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो अगर उसको में से उसको कुछ याद भी नहीं है ना, तो भी वो बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन बना के लिख देगा अपने आंसर्स में। बट हो सकता है कि आप वो चीज ना कर पाओ बिकॉज आपने उसके लिए खुद से कोई मेहनत नहीं की है, आपने बस कॉपी पेस्ट कर लिया उसको एज इट इज, तो वो आप उतना याद नहीं रख पाओगे। तो मैं बोलूंगी कि डू दिस एक्सरसाइज फॉर योरसेल्फ। आप खुद से अच्छे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स को इधर उधर से देखो और खुद उनको तैयार करो अपने अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज में। तो मुझे लगता है कि वो एक ज्यादा बेटर तरीके से वर्क करती है वो चीज। सो इसके अलावा अगर आप वैल्यू एडिशन में देख सकते हो तो आप वेब के अंदर थोड़े बहुत डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इस तरीके की चीजें भी यूज कर सकते हो। ऑल्दो थ्योरेटिकल ऑप्शनल में थोड़ी सी ये चीजें डिफिकल्ट होती हैं, बट स्टिल पॉसिबल है, बहुत सारी जगहों पे ये पॉसिबल है बनाना। तो आप इन चीज़ों को भी अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। सो I would like to conclude this strategy here, and further I would like to thanks the DKT platform for again providing me the setup to convey my words to you, to convey this strategy to you, and I am always available for the help for helping all of you, especially in public administration. So you can definitely contact me through email or through any other channel. So I would ask the DKT to mention that in the video description. Thank you so much.